नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन बंसल। आज मैं आया हूं आपके समक्ष एक नए एनएफओ के बारे में डिस्कस करने, जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू इक्विटी फंड एनएफओ। आइए देखते हैं क्या कुछ है इस एनएफओ में। तो ये इसका एक ब्रांडिंग मटेरियल है दोस्तों। इसका एनएफओ डेट जो है, ओपन डेट 23 अगस्त 2022 है और क्लोजिंग डेट सितंबर 6, 2022 है। आइए let's take the next step. So how are the companies classified in the whole space? So basically we are trying to define कि हमने जो पब्लिक वर्ड यूज किया है पीएसयू, तो पीएसयू का मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में पब्लिक का क्या मतलब है? यहाँ पब्लिक का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्ड कंपनीज। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हो सकते हैं, और ये तीनों मिलके भी हो सकते हैं किसी ना किसी प्रोपोर्शन में। इसमें प्राइवेट इक्विटी या तो बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है। इसमें कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग जो होती है वो एक तरह से गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो अब हम जानेंगे कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं, और स्टेट लेवल पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होते हैं। तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वो होते हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट या इसी तरह की दूसरी कंपनीज मिलके 51% या उससे ज्यादा इक्विटी होल्ड करती हैं। उन्हें सीपीएससीज बोला जाता है। इनका फर्दर क्लासिफिकेशन फिर महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना में होता है बेसिस उनका एनुअल टर्नओवर, नेटवर्थ एंड नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट कैटेगरी है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो है जहां पे डायरेक्ट होल्डिंग सेंट्रल स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट की होती है या दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की मिलके 51% या उससे ज्यादा होती है। जैसे मेन पीएसयू बैंक हमारा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरे बैंक्स जो कहे जा सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरह से स्टेट लेवल पब्लिक एंटरप्राइजेस होती है जहां पे डायरेक्ट होल्डिंग होती है स्टेट गवर्नमेंट की या दूसरे इसी तरह के एंटरप्राइजेस की, एंड टू एन एक्सटेंट ऑफ 51% या उससे ज्यादा। यहां तक हमने अभी आपको बताया कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते क्या है। कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होता है या एक मेजॉरिटी पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट होती है। तो आइए देखते हैं किन किन सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी है इस तरह के फंड के लिए। दोस्तों, फर्टिलाइजर्स, टेलीकॉम एंड आईटी, पावर, फिर डिफेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, मेटल्स, एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल्स। तो एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री है, ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड स्पेस है जहां पे गवर्नमेंट का इसमें होल्ड है, गवर्नमेंट का स्टेक्स है और गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन पीएसयू स्टॉक्स? तो अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में डालते हैं, पीएसयू म्यूचुअल फंड में, तो पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे बेसिकली। तो ऐसे और एंटिटी को या ऐसे ही म्यूचुअल फंड को क्या फायदा होने वाला है? तो एक तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत कम होती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की। वो क्यों? क्योंकि उसमें सॉवरन कंफर्ट होता है, सॉवरन बैकिंग रहती है। तो सॉवरन बैकिंग होने से उनको लेंडर से सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है। उसके बाद रिस्क, पीएसयू स्टॉक्स में रिस्क जो होता है रिलेटिवली बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें की मैनेजरियल पर्सनल नहीं होते हैं। ज्यादातर ये प्रोसेसेस पे चलती है कंपनीज, या फिर प्रोसेसेस पे चलती है बेसिकली। उसके बाद लाइन ऑफ बिजनेस अगर देखें तो इनका डाइवर्सिफिकेशन, इन्हें जो रिस्क होता है लाइन ऑफ बिजनेस का वो बहुत कम होता है, क्योंकि दे हैव लेसर रिस्क ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इनटू अनरिलेटेड बिजनेसेस। फिर इन लोगों को काफी रहता है क्योंकि पीएसयू कंपनीज जो होती हैं वो बहुत अभी तक हिस्टोरिकली देखा गया है उनका डिविडेंड डिसबर्सल काफी हाई रहता है। तो ऐसी कंपनीज में अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टैक्स लगता है आपके स्लैब रेट के हिसाब से। लेकिन यदि आप म्यूचुअल फंड वाला रूट पकड़ते हैं तो आपको जो डिविडेंड मिलता है म्यूचुअल फंड से वो एग्जम्प्ट हो जाता है। तो इट्स अ टैक्स एडवांटेज टू इन्वेस्ट इन अ पीएसयू म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो इसमें वैल्यूएशन कंपैरिजन दिखाया गया है विद प्राइस एंड बुक वैल्यू।
तो अगर आप देखें लेफ्ट वाले स्लाइड में जो प्राइस अर्निंग रेशियो है इन स्टॉक्स का इस टाइम ऑल टाइम लो है, कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 7 के आसपास है, जबकि एवरेज रहता है 14.5 के आसपास। तो एक बहुत ही अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है इस टाइम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो इट विल बी अ ग्रेट बून टू इन्वेस्ट इन दीज PSU म्यूचुअल फंड्स एट दिस टाइम। फिर इनकी बुक वैल्यू से अगर हम कंपैरिजन करें तो इस टाइम इनकी जो प्राइस है इज 1.1 टाइम्स ऑफ देयर बुक वैल्यू, विच इज अगेन वेरी वेरी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड। अगर आप इनका एवरेज देखें तो 1.8 है इंडस्ट्री एवरेज। आइए देखते हैं कि किन किन सेक्टर्स में PSUs का डोमिनेंस है। बैंकिंग मेजर नाम आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। फिर पावर, फिर डिफेंस एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से उभर रहा एक सेक्टर है। गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया में बने और हम सेल्फ रिलायंट भी बने, खुद से अपनी कंजम्पशन के लिए बनाएं और फिर हम एक्सपोर्ट भी करें। तो इसलिए इन कंपनीज का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आइए कुछ नाम मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखे हैं, जरूरी नहीं है कि इनमें फंड मैनेजर इन्वेस्ट ही करेगा, लेकिन आपको एक एजुकेशन देने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने ये कुछ नाम डाले हैं, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स, भारत फोर्ज, BEML, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। उसके बाद एनर्जी सेक्टर, तो ये काफी हद तक ये वो सेक्टर्स हैं जहां पे PSUs की डोमिनेंस रही है और अभी भी है। एनर्जी सेक्टर में यदि आप देखें तो बड़े बड़े नाम आ जाते हैं आपके, NTPC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसी तरह के और नाम हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सिमिलर फंड्स अवेलेबल इन द मार्केट, किस तरह के फंड्स और अवेलेबल हैं इसमें? आदित्य बिरला सन लाइफ PSU फंड जो कि इक्विटी फंड है वो अवेलेबल है और इसका यदि हम एनुअलाइज रिटर्न देखें वो 16.88 है सिंस 2019, विच इज अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल रिटर्न। तो ये कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें PSUs इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट हो सकते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स का वेटेज करीब करीब 32% रह सकता है, यूटिलिटीज में 26%, एनर्जी 21%, एरोस्पेस एंड डिफेंस 6%, लॉजिस्टिक्स, रेलवेज, फाइनेंस, स्टील, मेटल्स एंड माइनिंग एंड मिनरल्स। तो ये कहीं ना कहीं टॉप 10 सेक्टर्स हैं। फिर टॉप 10 स्टॉक्स कौन से रह सकते हैं जिसमें कि फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर सकता है, जो कि है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NTPC, ONGC, कोल इंडिया, भारत पेट्रोलियम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, गेल इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये कुछ की फैक्ट्स हैं इस फंड के, इस NFO के। एक तो ये दोनों तरह के फंड्स अवेलेबल हैं, दोनों तरह के प्लान्स अवेलेबल हैं, रेगुलर एज वेल एज डायरेक्ट। इसमें ऑप्शंस ग्रोथ भी है एंड IDCW भी है। फिर मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 5000 है। उसके अलावा 1000 रुपीज अगर कोई एडिशनल आप अमाउंट डालना चाहते हैं above 5000, then it has to be in multiples of 1000 only. Redemption amount, any amount can be redeemed. Exit load, it is not applicable. Exit load यदि एक महीने से पहले आप रिडीम करते हैं तो 1% हो जाएगा और एक महीने के बाद आप रिडीम करते हैं तो निल। ये फंड मैनेजर्स के नाम हैं। इसकी बेंचमार्किंग रहेगी S&P BSE, TRU, PSU, TRIC। थैंक यू दोस्तों।